ऋण मांडण्याची वेळ नाहीये. कारण मला हा जो प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे उपलब्ध करून, हा उपलब्ध करून घेण्याकरता सरांनी जे काही माझ्यावर संस्कार केलेले आहेत, फार अगदी माझ्या जाणत्या अजाणत्या वयामध्ये त्यांनी मला काही संस्कार दिलेले आहेत आणि त्या संस्कारांच्या पाठबळावर मी पुढं आलेलो आहे. आणि आता ते ज्यावेळेस मला सर म्हणतात त्यावेळेस मला अक्षरशः म्हणजे ओशाळल्यासारखं होतंय. पण हा त्यांचा मोठेपणा आहे की व्यवसाय व्यवसायाच्या लेवलला त्यांनी ठेवलेला आहे. आणि पण इथे मात्र मला त्याची कुठलीच लाज किंवा तमा वाटणार नाहीये की आई वडिलांनंतर जे स्थान असतं ते माझ्या ह्याच्यामध्ये इव्हन इक्वलंट जे स्थान आहे ते तावडे सरांचं आहे. अनुभव आणि रिलेशनशिपचं एक मूर्तिमंत उदाहरण ज्यावेळेस माझ्या मित्र परिवारामध्ये आणि बाकीच्या ठिकाणी जिथे येतो त्यावेळेला गुरुच्या ठिकाणी आई वडिलांच्या ठिकाणी असलेलं स्थान सरांचं आहे. मी विषयांतर करणार नाहीये कारण या वेळेमध्ये पार्टिसिपेंट्सला सांगू इच्छितो की जर तुम्ही तावडे सरांच्या संपर्कात आलेला आहात तर तुम्हाला एक गोल्डन टच मिळालेला आहे आणि निश्चितच माझ्यासारखे तुम्ही भरारी मारणार आहात. तर ही एक छोटीशी संधी मी घेतलेली आहे तावडे सरांचं आभार मानायची आणि आपण या सेशनला सुरू करूया. गाडे सर आपण सुरू करू शकतो की अजून कोणी येत आहे? चालू करू, मी बघतो कोण आहे तोपर्यंत. चालेल सर, चालेल सर, धन्यवाद. धन्यवाद, काही हरकत नाही. ओके. नमस्कार मित्र हो, करोनाच्या या अतिशय अवघड कालावधीमध्ये तुम्ही आणि आपण सगळे समाज व्यवस्था बाहेर पडत आहोत आणि ह्या अशा कालावधीमध्ये ह्या कालावधीत चांगला उपयोग करून घेण्याकरता जो तुम्ही मार्ग स्वीकारलेला आहे तो म्हणजे याचा सदुपयोग करून घ्यायचा आणि सदुपयोगामध्ये ही तुम्ही जॉईन केलेला आहे. पेंटिंग या क्षेत्रासाठी तुम्ही निवड केलेली आहे. वेळ चुकीच्या पद्धतीने वाया घालवतात आणि आता हा तुम्ही मात्र प्रोडक्टिव्ह लेवलला स्वतःचं सेल्फ डेव्हलपमेंट करता घाटेला त्याबद्दल निश्चितच तुमचं मी अभिनंदन करेल आणि आभार मानेल की व्यावसायिक कसा असतो तर अनेक प्रॉब्लेम्स मध्ये अपॉर्च्युनिटी शोधणारा असतो आणि त्याची ही सुरुवात म्हणजे तुम्ही हे 7-8 लोक आहात की जी ही अपॉर्च्युनिटी तुम्ही भविष्यामध्ये बिझनेसमध्ये कन्वर्ट करणार आहात. आता आपण येत आहोत मेजरमेंट या विषयामध्ये. माझे जे सगळे सेशन ज्यावेळेस प्रत्यक्ष इंटरॅक्शन लेवलचे होतात त्यावेळेला क्वेश्चन आन्सर्स हा साधारण प्रकार असतो. 1 to 1 मी बऱ्याच जणांना प्रश्न विचारत असतो आणि त्यातून येणाऱ्या उत्तरातून ब्रेन स्टॉर्मिंग होत असतं आहे. ते अनेक प्रश्नांची उकल जी आपल्याला माहिती असलेल्या प्रश्नांची उकल होते आणि माहिती नसलेल्याही प्रश्नांची उकल होते की नंतर भविष्यामध्ये मला हा प्रश्न आला तर त्याच वेळेला दुसऱ्या एका माणसाकडनं तो आलेला असतो. माझ्याकडे त्याचं एक उत्तर गेलेलं असतं, त्या उत्तरात तुमच्या बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तर मिळत गेलेली असतात. तर साधारण हे सेशन जे आहे ते इंटरॅक्शन लेवलचं असतं आहे. एकमेकांना आपल्याला बोलावं लागणार आहे आणि मी काही प्रश्न विचारत जाणार आहे. तर पहिलं आपण मेजरमेंट या कन्सेप्टवर जाताना थोडंसं आपल्याला इतिहासामध्ये जावं लागेल की मेजरमेंट म्हणजे नक्की काय प्रकार आहे आणि हा आवश्यकता याची काय आहे. तर मेजरमेंट बाबा नक्की सुरू कशामुळे झालं आणि कुठून सुरू झालं, हे काय आवश्यकता आहे. मेजरमेंट जर तुम्ही बघितलं असेल ज्यावेळेस मानवाला कळायला लागलं की बाबा आपण अन्न वस्त्र निवारा ह्या सगळ्या गोष्टी शिवाय आपण जगू शकत नाही, त्याच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्याचबरोबर त्याला स्वतःची लिमिटेशन्स कळाले आणि त्या लिमिटेशन्स प्रमाणे त्यांनी स्वतःला घर बांधणे, त्याच्या आजूबाजूच्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर करून घेणे आणि ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहेत हे त्याला युजर फ्रेंडली असायला पाहिजेत या पद्धतीने ते त्यांनी लावायला किंवा बांधायला सुरुवात केली. त्याच्या लक्षात आलं की याला कुठं ना कुठेतरी स्टँडर्डायझेशन करायला हवं. म्हणजे ज्या गोष्टी ते एकमेकांशी संवाद साधत होते त्यावेळेला एकाची भाषा दुसऱ्याला कळाली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी कुठलं ना कुठलं तरी बेसिक परिमाण असणं गरजेचं आहे. ते बेसिक परिमाण म्हणजे काय तर गणिती पद्धतीचं परिमाण होतं आणि दुसरं जे होतं ते सांकेतिक पद्धतीचं होतं. मग जसे दिवस पुढे आले तस तसं प्रगत सगळी लोक झाली आणि त्यातून मग राज्यसत्ता पुढे आली आणि ह्या प्रत्येक गोष्टीला काही ना काही ऍक्टिव्हिटी करण्याकरता काही ना काहीतरी परिमाण द्यावं लागलं. म्हणजे सोनं जर करायचं असेल तर तुम्हाला तोळे ग्रॅम वगैरे अशा ह्याच्यात जावं लागलं किंवा बाकीच्या कुठच्या मोठ्या गोष्टी जर म्हणल्या तर तुम्हाला टन मेट्रिक टन याच्यामध्ये जावं लागलं.
आणि मोजमापामध्ये जर पाहिलं तर तुम्हाला अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची परिमाणं दिसतील. आणि हा प्रकार सुरू झाला. म्हणजे भारताच्या अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा जर विचार केला तर भारतामध्ये तेवढी औद्योगिक क्रांती झालेली नव्हती, की लोक कन्व्हेन्शनल पद्धतीने आपली शेती आणि आपला माल प्रवास याच्यामध्येच त्यांचा जीवनक्रम जात होता. पण नंतर जसं इंग्रजांचं राज्य आलं त्यानंतर औद्योगिक क्रांती यायला लागली आणि मग आपल्याकडे तुम्ही पाहिलं असेल पुणे मुंबईचं रेल्वे ची सुरुवात झाली, ज्याच्यामध्ये मालाची देवाणघेवाण करण्यासाठी त्या रेल्वेचा वापर व्हायचा, बोगीचा वापर व्हायचा, नंतर प्रवाशांसाठी सुरू झाली. तुम्ही बहुतेक सगळ्यांनी ऐकलं असेल की नॅरो गेज किंवा मीटर गेज असे शब्द कदाचित तुम्ही तुमच्या एज्युकेशन याच्यामध्ये ऐकले असतील, की नॅरो गेज मीटर गेज अशा प्रकारच्या रेल्वे पूर्वी धावायच्या. तर हे मीटर वगैरे आणि नॅरो गेज ह्या जे सगळे शब्द आहेत हे सगळे इंग्रजांनी इकडे आणले आणि इथल्या सगळ्या लोकांना शिकवले, एक शिक्षण पद्धती आणली आणि त्याची सुसूत्रता आणल्यानंतर मेजरमेंट ह्या कन्सेप्ट जे आहेत ही सगळीकडे सर्वमान्य झाली. मग मेजरमेंट मध्ये प्रकार किती आहेत? तर महत्वाचं म्हणजे सर की सर एक रिक्वेस्ट है सर, मैं हाँ हाँ थोड़ा मराठी एकदम डीप वाला नहीं समझता हूँ। ओके ग्रेट अच्छा अच्छा और कोई है जो ये हो सकता है ऋषभ के साथ में सर नहीं, मैं अकेला ही हूँ। सब सर ते एकटेच आहेत. आप अकेले हैं ओके 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 ऋषभ जी अच्छा हुआ आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया था ये मेजरमेंट सिस्टम आया कहाँ से मतलब हमें जो है फ्रीडम मिलने से पहले जब अंग्रेजों का जमाना था उस वक्त जो औद्योगिक क्रांति हुई और वहां पे जो रेलवे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया वहां से जो है इसको ज्यादा आगे उसका बढ़ावा मिला है और ये सिस्टम आया कैसे जैसे नैरो गेज अब मैंने बोला मीटर गेज ये जो रेलवे की सिस्टम्स है ब्रिजेस है या बहुत सारी चीजों जो है ब्रिटिश के लोगों से आई है तो अपने यहाँ पे दो टाइप का सिस्टम चलता है एक जो है मेट्रिक सिस्टम दूसरा सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम तो आपको एकदम सरप्राइज होगा एक तो ये अपने रेगुलर एजुकेशन पैटर्न में ये सब आ जाता है लेकिन एक ये अपना रिफ्रेश हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो ब्रिटिश लोगों से आई है इसके लिए उसको ब्रिटिश सिस्टम ऐसे बोलते हैं ये ब्रिटिश सिस्टम है क्या तो जैसे हम लोग बचपन से देखते हैं अपने यहाँ पे स्कूल में हम लोग जो है पट्टी लेके जाते हैं जिसमें इंचेस हाफ इंच क्वार्टर इंच फुल इंच 1 फीट इस टाइप के डायमेंशंस रहते हैं जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं और दूसरी जो सिस्टम है उसी स्केल के ऊपर आप देखेंगे तो दूसरे साइड में लिखा रहता है मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर किलोमीटर लाइक दैट और उसके जैसा रहता है तो हमें पहले तो ये तो क्लियर होना जरूरी है कि हम कौन से सेक्टर को ज्यादा यहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा या फिर कौन से सेक्टर में हमको काम करना है जैसे अगर आप देखेंगे तो जो इतने सालों से जो मार्केट प्रैक्टिस है जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में होता है तो ये यही प्रैक्टिस है कि आपके साथ में जो कोई बात करेगा पेंट रिलेटेड इंडस्ट्री से वो सब स्क्वायर फीट में बात करेगा तो स्क्वायर फीट कहाँ से आया है स्क्वायर मीटर क्यों नहीं बोलते हैं तो स्क्वायर मीटर भी है ये स्क्वायर मीटर कहाँ पे है और कहाँ पे यूज होता है तो ये सब कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे और इसका जो है जैसे हमारा स्टडी आगे बढ़ते जाएगा आप लोगों को ये पूरा क्लियर होते जाएगा कि हमको क्या करना है और कौन सी सिस्टम कहाँ पे लगानी है ठीक है मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सबको समझ में आया कि ये ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन है तो आप म्यूट निकाल के बोल सकते हैं ये समझ में यस सर, यस सर। आया ग्रेट ओके थैंक येस यू सर. ओके अभी मेरा क्वेश्चन रहेगा इनसे मिस्टर विवेक क्षीरसागर जी से मेजरमेंट के बारे में आपको क्या लगता है कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों है आपको एक ही लाइन में उत्तर देना है कि एक हिंट जैसे कि बजट सर कामाची व्हॉट इज इट म्हणजे कामाविषयी म्हणजे किती काम झालेलं आहे आणि किती काम झालेले आणि त्याची व्हॅल्यू काढण्यासाठी व्हॅल्यू काढण्यासाठी ओके तुम्ही हे करा म्यूट करा संतोष जी तुम्ही मला सांगा यांच्यापेक्षा वेगळं तुमचं काय मत आहे का की मेजरमेंटची गरज काय आहे
बाकी लोग भी सोच के रखिए। ये जो विवेक जी ने जो आंसर दिया उससे अलग किसी की राय रहेगी तो वो अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको कस्टमर भी पूछने वाला है कि मेजरमेंट की क्या जरूरत है, आप है तो हमको बजेट बता दीजिए। मेजरमेंट आपल्याला किती माल आणायचा साईटवर, मटेरियल किती आणायचं हाँ हाँ, ह्याची मदत होते, किती क्वांटिटी असेल. ग्रेट, क्या हरकत नहीं। या व्यतिरिक्त ये इसे छोड़ के तो पहले विवेक जी का कहना ऐसा है कि कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। संतोष जी का कहना ऐसा है कि मटेरियल कितना लगेगा उसका हम लोग क्वांटिटी निकाल सकते हैं। निखिल, हाँ निखिल ने बताया। और बिल किती झालंय, पेबल किती आहे. अच्छा, बिल के लिए करने का है तो कपिल जी का कहना ऐसा है कि बिल अगर हमको बनाना है तो मेजरमेंट की जरूरत है। ठीक है। रोहित जी आप बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि मेजरमेंट की जरूरत क्या है इस केस में? प्रोजेक्ट वैल्यू के लिए. हाँ ऋषभ जी आप बताइए, क्यों क्यों मेजरमेंट की जरूरत है? प्रोजेक्ट वैल्यू के लिए. टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू के लिए मेजरमेंट की जरूरत है। ओके ओके, फाइन, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। मैं आपका अभी क्वेश्चन बाद में और एक पूछूंगा। अपना ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है जिससे कि लोग अलर्ट रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक तो आप लोगों को मालूम रहेगा, आपके पिताजी, उनके पिताजी, दादा परदादा, उस वक्त भी पेंटिंग होता था। और उस वक्त का पेंटिंग जो होता था इस टाइप का होता था कि परदादा तो मेरे ख्याल से खुद ही पेंट करते रहेंगे। वो घर में ही दिवाली या दशहरा रहेगा तो उसके पहले खुद पेंट लेके आ जाओ, दो आदमी को लेके आ जाओ और घिसाई वगैरह करो। और बहुत सारे लोग तो हेल्प भी किया रहेगा, बहुत सारे लोगों ने अपने दादाजी को या पिताजी को कि चलो अपना घर पेंट करना है। और लेकिन अभी बीच वाला जो जनरेशन है उन्होंने वैसा नहीं किया है। और अलग अलग ट्रेडिशंस और जनरेशन्स आगे आने के बाद अभी हम खुद होके पेंट नहीं करते, हम अपनी टीम से पेंट करवा के लेते हैं। ओके, अभी उस वक्त क्या होता था, ये बीच वाले इसमें कि हमको अगर पेंट करना है तो हम एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया इसको हमको पेंट कराना है, क्या खर्चा आएगा। ओके, जैसे ही उसको बोला जाता है तो वो हमें एक फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज या 50,000 रुपीज ऐसी कॉस्ट बताता है। हम उसके साथ निगोशिएट करते हैं, 40 है या नहीं नहीं बजट हमारा ज्यादा है, कम है, ऐसे करके उसको निगोशिएट करके या 30 या 35,000 या 32,000 में हम लोग उसको फाइनल करते हैं। तो अगर इस टाइप का अगर रिक्वायरमेंट क्लाइंट का है और एक लमसम अमाउंट अगर फाइनल होता है तो फिर मेजरमेंट की जरूरत क्या है? अभी मैं हर एक को वही सवाल पूछूंगा कि अगर आप इसी तरीके से हर एक कस्टमर के पास जाएंगे और हर एक कस्टमर आपको वही बोलेगा कि भैया आप आए हुए अच्छी बात है, एक बार साइट देख ले लो और हमको बताओ कितना खर्चा आएगा। और आपने खर्चा बता देने के बाद वो आपके साथ निगोशिएट करेगा और अमाउंट फाइनल हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस केस में मेजरमेंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे तो मेजरमेंट आता ही नहीं है। आपको क्या लगता है विवेक जी की ये मेजरमेंट का जरूरत है सही में, अगर इस टाइप का अगर डील होने वाला रहेगा तो? सर आहे सर, इट्स हाँ हाँ, वेरी नेसेसरी सर, इम्पोर्टेंट. आप बोल रहे हैं लेकिन अगर देखेंगे तो एज अ लेमैन मैं तो यही देखूंगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, एक बजट बताओ, आपने उनको बजट बता दिया, उसने निगोशिएट कर लिया, लमसम कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया और आपने वो काम ले लिया। आपको तो काम मिलना वो इम्पोर्टेंट, आपका मेन मोटो है, तो आपको तो मिल गया वो। तो ये प्रोसेस में मेजरमेंट कहाँ पे आया? मेजरमेंट कहाँ पे भी नहीं आता है। और किसी को कुछ इसमें बोलना है? सर हे कॉन्ट्रॅक्ट घेण्यापूर्वी आपल्याला त्याची कॉस्टिंग कळणार कशी काय? ती मेजरमेंट घेतल्याशिवाय कळणार नाही ना सर. एग्जैक्टली। मला असं वाटतं सर. ग्रेट। अजून और किसी का कुछ अलग ओपिनियन है कि ये कम्युनिकेशन जब होता है उस वक्त मेजरमेंट बिल्कुल पार्ट आता नहीं है, फिर भी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या चीज के लिए मेजरमेंट जरूरी है? सर कितना बार्गेन कर सकता है उसमें, वो मेजरमेंट के थ्रू मालूम पड़ता है. मतलब एक टाइप का अंदाजा रहेगा कि इतना खर्चा लगने वाला है तो एक रिजर्वेशन प्राइस रख सकता है कि इसके नीचे नहीं जा सकता.
ओके ओके। मतलब अगर एक वर्ड में करना है तो सेल्फ स्टडी के लिए हमको मेजरमेंट करना है। ओके, कि हमारा बजट मतलब हमारा बॉटम प्राइस क्या रहेगा, उसके आगे हम लोग उसको निगोशिएट करेंगे। करेक्ट? यस सर। यस। संतोष जी, आप कुछ कहना चाहते थे? ओके फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये पेंटिंग जो सेक्टर है ये काफी अलग टाइप का बिजनेस है। इसमें कंपनी जैसा नहीं रहता है कि आप एक प्रोडक्ट लेके आ जाओ, मार्केट में दे दो, उसका कमीशन मिल जाएगा, आप उसको बेच दे दो। यहाँ पे जो है सेल्फ, हमें जो है हमारा खुद का जो है स्किल सेट जनरेट करना पड़ता है, खुद को हमको मार्केट में प्रेजेंट करना पड़ता है। और वो प्रेजेंट के लिए, जैसे कल आपका एक लेक्चर हुआ है रोहित पवार जो, जिन्होंने काफी अच्छा आपको गाइडेंस दे दिया है, कुछ एनर्जेटिक बातें उन्होंने कही है, और वो एक लाइव एग्जांपल है कि पेंटिंग तो अपने लोग काम करने वाले हैं, लेकिन हम लोग जो है एज अ ब्रांड बाहर आना जरूरी है। तो हमारा ब्रांड बनेगा कैसा, उसके लिए मेजरमेंट की काफी सारी अहमियत है। और जब तक मेजरमेंट नहीं रहता है तब तक आप सामने खड़ा नहीं रह सकते। तो ये मेजरमेंट करने से जो बेनिफिट आपने बोले हैं, तो ये मेजरमेंट कैसे किया जाता है और वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपने कौन सा मेजरमेंट देखा है? कैसे रहता है? इसके बारे में कुछ बताएंगे तो फिर मेरा सेशन और अच्छी तरह से मैं कर सकूंगा। कपिल जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का आपने मेजरमेंट देखा है या चार्ट देखा है, किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया आपको? हाँ हाँ। जसं की कॉन्क्रीट आपण क्यूबिक मीटर मध्ये ते काढतो, हाँ हाँ। पेंटिंग किंवा प्लास्टरिंग वर्क आपण स्क्वेअर फूट किंवा स्क्वेअर मीटर किंवा ब्रास मध्ये आपण त्याची क्वांटिटी, तर त्याचा आपले एक्झॅक्ट किती होणार आहे किंवा किती झालंय त्यासाठी त्याचा आपल्याला उपयोग होतो. करेक्ट करेक्ट। निखिल जी ने जो है एग्जैक्टली सॉरी कपिल जी ने जो है एग्जैक्टली हमें बताया है। दो तीन उन्होंने टर्म यूज किए, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर स्क्वायर फीट, ब्रास, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की है। मतलब हमको अगर मेजरमेंट निकालना है तो मेजरमेंट के टाइप्स हमको मालूम होने चाहिए। तो ये टाइप्स क्या है? तो हमको क्यूबिक मीटर मीन्स 3 डायमेंशन रहते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके। और स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर अगर बोलते हैं तो दो ही टाइप के डायमेंशन रहते हैं, उसमें इसमें लंबाई और हाइट रहती है, या लंबाई या चौड़ाई रहती है। तो हम पेंट करने वाले, तो हम सरफेस को ट्रीट करने वाले हैं। एक तो इंटरनल सरफेस रहेगा या फिर एक्सटीरियर सरफेस रहेगा, इन दोनों को हमको ट्रीट करना है। मतलब क्या करना है? तो हमको इसके ऊपर कोई ना कोई एप्लीकेशन करना है। एक तो वो इंटरनल पेंट रहेगा, एक्सटीरियर पेंट रहेगा, पॉलिश रहेगा, या और कुछ प्रोसेस रहेगा जिसके ऊपर हमको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करनी है। तो इस ट्रीटमेंट के लिए हमको जो डायमेंशंस लगे, लेंथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ। अगर फ्लोर पे करना है फ्लोर पेंटिंग तो हमको लेंथ इंटू विड्थ लगेंगी, और वर्टिकल सरफेस पे करना है तो लेंथ इंटू हाइट ऐसे लगेंगे। तो ये आएगा अपना स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो अभी आपकी बैच काफी एज से भी मुझे सर ने बोला है कि सीनियर लेवल की ये है, तो कई सारे बैचेस को मुझे बेसिक चीजें बोलनी पड़ती है। जैसे फुट पट्टी में इंचेस लिखा रहता है, तो टॉप के लेवल में इंचेस है, नीचे के लेवल में सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, देन 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, 1 फीट मीन्स 12 इंच, 12 इंच के बाद फिर वो 10 फीट बाय 10 फीट रहेगा, तो 100 स्क्वायर फीट। तो मुझे ये पूछना है कि ये बेसिक चीजें आप लोगों को अगर मालूम रहेंगी, अगर आप सब लोग हाँ बोलते हैं, तो फिर हम लोग मेजरमेंट के टूल्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको मालूम है? फुट और इंचेस के बारे में आपको मालूम है, और मीटर सेंटीमीटर के बारे में मालूम है? येस सर। यस, ओके। निखिल जी ने यस बोला है। और सबको मालूम है या किसी को कुछ पता नहीं है कि ये क्या रहता है? कभी हमने यूज नहीं किया, ऐसा किसी का एक्सपीरियंस है? विवेक जी, आपने यूज किया है ये मेजरिंग या फुट पट्टी? येस सर, मी केलेलं आहे सर. येस. फॉर Yes, sir. ऍक्च्युली मी हे एअरफोर्स साठी मी जे वॉटरप्रूफ कव्हर्स बनवले होते त्याच्यासाठी मी केला होता, नॉट फॉर पेंटिंग पर्पज. ओके ओके। बट आपने जो है वो सब देखा हुआ है, और कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको जजमेंट आया हुआ है?
ओके। राइट। संतोष जी, आप बताइए, आपने फुट पट्टी किसी काम के लिए कभी यूज किया है जिसमें आपने डायमेंशंस देखे कि उसके अंदर फुट लिखा है, इंचेस लिखा है? संतोष जी, आप बताइए, आपने यूज किया है? हेलो, संतोष जी का आवाज नहीं आ रहा है। ओके, ऋषभ जी आप बताइए, आपने मेजरमेंट स्केल, रूलर, टेप आप यस, देखा है, मेजर टेप वगैरह। यूज किया है? रोहित जी आप बताइए। हेलो रोहित जी, आपने यूज किया है मेजरमेंट टेप या फिर रूल, पट्टी वगैरह? शायद उनका आवाज नहीं आ रहा है। निखिल जी आपने? सर हाँ हाँ, हो केलंय. केलेलं आहे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सर निखिल, तुम्ही विचारलं मगाशी ना, तर मला फुटा आणि इंच बद्दल एवढं जास्त माहित नाहीये. मी ऍक्च्युली तो आपला जो टेप असतो आपला मोजायचा, हा हा, तो बऱ्यापैकी थोडासा मला त्याबद्दल नॉलेज आहे, पण जास्त असं डीप मध्ये नाहीये ऍक्च्युअली मध्ये, की किती इंच म्हणजे फूट किंवा किती काय असं. त्याच्याबद्दलची माहित नाहीये. ओके ग्रेट, ठीक आहे, आपण त्याच्यामध्ये घेऊया. निखिल जी, तुम्ही वापरलेला आहे टेप? हो सर, ग्रेट. कुठे वापरलेला आहे? साईडवर. साईटवर सही. वापरलेला आहे. हो. हा. ओके ओके ओके. कपिल, तुम्ही वापरलेला आहे? हो सर, हो सर. ग्रेट, कोई हरकत नहीं है. आपल्याकडे संतोष, अपने यहाँ पे संतोष जी है जिन्होंने इतना यूज नहीं किया है जितना एक्चुअली होना चाहिए. तो थोड़ा सा मैं बेसिक चीजें आपको ब्रीफ करूंगा. देखिए संतोष जी, मैं आपको आपका नाम 2-3 बार लूंगा शायद इसमें, क्योंकि मुझे वो क्लियर करना है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अपने कई सारे आगे कैलकुलेशंस भी है. अगर बेसिक डायमेंशन अगर नहीं समझ में आया तो क्वांटिटी नहीं निकालना मुश्किल हो जाएगा, और क्वांटिटी निकालने को नहीं आया तो फिर बजटिंग फेल हो जाएगा, तो काफी दिक्कत हो सकती है. तो देखिए, आपने मेजरिंग टेप देखा है. मेजरिंग टेप जो है प्लास्टिक का रहता है, उसका कवर रहता है, उसके आगे में एक नॉब रहता है. वो नॉब हम लोग खींच लेते हैं, उसको छोड़ देते तो अंदर चला जाता है. उसी टेप को जो है एक रिंग रहती है जिसके अंदर आप हम अंदर हाथ डाल सकते हैं. उसको एक साइड में मेटल का स्ट्रिप रहता है जिससे हम उसको बेल्ट को लटका सकते हैं. तो ये टेप जो है, आपको देखेंगे तो एकदम छोटा गोल वाला एक टेप आता है जिसको चाइना टेप कहते हैं. वो 7-8 फुट बाहर निकलता है. और उसके बाद में जो है 10 फुट वाला टेप रहता है, 15 फुट वाला रहता है, 20 फुट वाला रहता है, 25 फुट वाला रहता है. तो उसके ऊपर लिखा रहता है फीट और मीटर, ऐसा लिखा रहता है. और वो जो है रेगुलर मार्केट में अवेलेबल वाला टेप रहता है. अभी ये जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप देखेंगे तो वजन रहता है, 1 किलो का वजन, 2 किलो का वजन. तो वो जो वजन है, जो यूनिट रहता है, वो मेटल का जो क्यूब रहता है, वो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया रहता है. तो इतना इतना टाइप और उसके ऊपर 1 केजी लिखा है, दैट मीन्स वो 1 केजी ही रहेगा. वो 1.2 केजी नहीं रहेगा या फिर 1.1 केजी नहीं रहेगा, 1 ही केजी रहेगा. वैसे ही टेप और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाया है. उसी नॉर्म के ऊपर अगर कोई कंपनी वो मेजरमेंट टेप मैन्युफैक्चर करती है तो उसी टाइप और उसी फैशन में उसके अंदर के डायमेंशंस और डिटेल्स वहां पे आने जरूरी है. लेकिन इंडिया में ऐसा है, कुछ गिने चुने लोगों को ही उसका लाइसेंस मिला है, और बाकी के लोकल मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं जो इस टाइप का मेजरमेंट का टेप बनाती है. तो अपने पास जो मेजरमेंट टेप है वो रेगुलर 10 फीट का, 15 फीट का, 20 फीट का और 25 फीट का रहता है, जिसके ऊपर 1 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, 7.5 मीटर ऐसा लिखा रहता है. तो ये मेजरमेंट टेप जैसे आपके टूल किट में होना बहुत जरूरी है. जैसे ये मेजरमेंट टेप आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद इमीडिएटली आपको उसके ऊपर कुछ डायमेंशंस दिखेंगे. ऊपर वाले लेयर में कुछ डायमेंशंस रहते हैं जिसमें वर्टिकल लाइंस रहती है, कुछ छोटी छोटी लाइंस रहती है, जो उसके बाद में 4 लाइंस के बाद एक खड़ी लाइन रहती है, फिर वापस 4 लाइन के बाद बड़ी लाइन रहती है, उसके नीचे 1 लिखा रहता है. ये टॉप वाला जो लाइन है उसको इंचेस बोलते हैं. ओके, तो 1 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, 3 इंच हो गया, 4 इंच हो गया, और टोटल हम लोग जाते हैं तो 12 जैसे इंच आ जाता है. तो जहां पे 12 लिखा रहता है तो 12 का जो वर्ड रहता है, नंबर रहता है, उसका एक के बाद एक वर्टिकल लाइन रहती है और उसके बाद 12 ऐसा लिखा रहता है, मतलब 2 लिखा रहता है. मतलब अगर पहले से देखेंगे तो आपको 1 इंच दिखेगा, 2 इंच का डायमेंशन दिखेगा, 3 का, 4 का, 5 का, 10, 11 हो जाता है तो 12 में आपको जो है 12 वर्ड कंटिन्यूएशन में नहीं दिखेगा. पहले एक दिखेगा, फिर एक लाइन दिखेगा, उसके बाद 2 नंबर का वर्ड
नंबर रहेगा और उसके नीचे एक डॉट रहेगा। तो वो जो लाल वाला डॉट रहता है उसको हम लोग 1 फीट बोलते हैं, मतलब 12 इंच मीन्स 1 फीट। अगर वही टेप आगे आप खींचते हैं तो आपको वहां पे 13 इंच दिखेगा, फिर 14 इंच दिखेगा, मतलब 1 इंच से लेके शुरू होके वो टेप कंटिन्यूएशन में जाएगा, 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 100 इंच, वो ऐसा नंबर आगे जाते जाते जाएगा। लेकिन उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे 12 इंच हो जाता है तो वहां पे एक ऐसा लाल डॉट आता है या फिर एक ऐसा लाल कलर में एक नंबर आता है, वो 12 बोलो तो 1 फुट होता है। फिर 13 के नीचे जो है ना एकदम छोटे अक्षर में लिखा रहता है, लाल अक्षर में 1-1। दैट 1-1 मीन्स 13 इंचेस, 13 इंचेस मीन्स 12 कंप्लीट हुआ है, और 13 इंच मीन्स 1 फीट 1 इंच। 14 के नीचे वापस छोटे रेड अक्षर से लिखा रहता है 1-2, 1-3। वैसे ही 24 जब आ जाता है तो वहां पे 1-12 नहीं लिखा रहता है, वहां पे 2 लिखा रहता है। 36 इंच आ जाता है तो वहां पे 3 नंबर आ जाता है बड़ा वाला। 48 इंच आता है तो वहां पे 4 नंबर आ जाता है। तो मतलब अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट टेप हम लोग मेजरमेंट टेप से बाहर निकालते हैं और उसको रीड करना है, और सडनली उसको अगर रीड करने का रहेगा तो हमको वो काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमको इमीडिएटली पता चलता है कि पता है वहां पे 12 इंच हो गए। 13 इंच के नीचे लाल अक्षर में छोटा सा लिखा रहता है 1-1, दैट मीन्स 1 फीट 1 इंच, 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3 इंच। टू हाउ टू रीड द मेजरमेंट टेप, ये अपना रेगुलर बेसिक टेक्निक हो गया। तो ये हो गया फीट का। तो संतोष जी ये आपको इमेजिन हो गया कि कैसे मैंने Yes, sir, बताया yes, है sir. वो आपको? समझ लो सर, समझ लो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी इसी टेप को जो है वो नीचे नीचे वाला हिस्सा हम लोग अगर देखते हैं तो वहां पे आप देखेंगे छोटी छोटी लाइन रहती है, और वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नजदीक नजदीक सब वर्ड रहते हैं, जिसको हम लोग सेंटीमीटर बोलते हैं। सेंटीमीटर हो जाता है वहां पे 10 लिखा रहता है, फिर अगेन बीच में नंबर नहीं रहता है, फिर 20 जहां पे आता है वहां पे 20 नंबर आता है। तो 20 बोलो तो 20 सेंटीमीटर, 30 बोलो तो 30 सेंटीमीटर। मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर नहीं होता है, तब तक ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 के बाद आपको 100 और 100 सेंटीमीटर ऐसा वर्ड आपको दिखाई देगा, और उसी वर्ड के ऊपर आपको 1 m ऐसा रेड में दिखाई देगा। दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर हो गए। ओके, तो ये हो गया हाउ टू रीड द metric system below level, and upper level is British system, that is foot inches level. ओके संतोष जी यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर, यस सर। ग्रेट। अभी ये जो मैंने बताया है इसमें किसको अगर कुछ समझ में नहीं आया रहेगा तो मैं एक बार रिपीट करूंगा उसी पॉइंट को, फिर हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, किसी का कुछ रिप्लाई नहीं? डायरेक्टली ये जो है फुट और इंचेस का कंसेप्ट आपको समझ में आया है? It is as simple like 30 centimeter is 1 feet. यस सर, यस सर। जैसे ही Then you आप multiply. बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आप मेजरमेंट टेप ओपन करना शुरू करेंगे और रीड करना शुरू करेंगे तो आपको उसको रीड करने में मजा आएगा। जैसे कि 30 सेंटीमीटर बोलो तो 1 फीट हो गया, तो 60 सेंटीमीटर मीन्स 2 फीट हो गया, 90 सेंटीमीटर मीन्स 3 फुट हो गया। तो जनरली 1 मीटर मीन्स कितना? तो 3 फीट 3 इंच। तो जैसे आप टेप खोलेंगे तो आपको इमीडिएटली दोनों का इंटरेक्शन और कौन सा करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एज अ एंटरप्रेन्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खुद पेड़ लगाने वाले नहीं है, तो हमको ये टूल्स हमको यूज करना आना चाहिए। तो ये कैसे यूज करते हैं? तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग जो मेजरमेंट टेप लेंगे आपके टूल किट में जो आपको रखना है, जैसे रोहित सर ने भी आपको बोला रहेगा कि आपके पास एक बैग होनी चाहिए जिसके अंदर आपका लेटर हेड रहेगा, विजिटिंग कार्ड्स रहेंगे, तो उसी के साथ में मेजरमेंट टेप के बारे में उन्होंने बोला रहेगा। जैसे मेजरमेंट, अभी मैंने कन्वेंशनल मेजरमेंट टेप बोला, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट टेप्स भी है मार्केट में अवेलेबल। तो ये एक टेप अपने पास रहना चाहिए जो कि गुड क्वालिटी कंपनी का होना चाहिए, और जनरली छोटा वाला चाइना वाला टेप आपको यूज नहीं करना है जो कि चीप क्वालिटी का रहता है, उसका पतरा खराब रहता है। जैसे वो उसका स्प्रिंग टेंशन जो है वो प्रॉपर नहीं रहता है, सडनली वो खराब भी हो जाता है। बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि कस्टमर के सामने ही वो टूट जाता है या फिर वो हाथ को कट कर देता है। तो टेप कौन सा होना चाहिए? जिसका जो विड्थ है वो ज्यादा होना चाहिए,
जिसका लेंथ ज्यादा खींच सकते हैं और इजीली ऑपरेटिंग वाला होना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 20 फुट या 25 फुट वाला जो पेड मार्केट टेप अपने मार्केट में अवेलेबल है वही आपको परचेस करना है। अभी ये टेप, हाउ टू होल्ड दिस टेप सेशन रहता है तो मैं आपको बता सकता था। तो ये टेप पकड़ने के लिए अगर आप लेफ्टी है तो आपको लेफ्ट हैंड में उसको पकड़ना है, लेकिन पकड़ने के पहले आपको जो है उसका एक केबल रहता है, ये रिंग रहता है, उस रिंग के अंदर आपको हाथ डालना है और आपको उसको प्रॉपरली ग्रिप करना है। अगर आप राइट है तो राइट से हाथ डाल के उसको पकड़ना है, लेफ्ट हैंड के 2 थंब से उसका आगे वाला निप आपको खींचना है और जैसे खींचेंगे तो आपको जो टेप रहता है उसको एक लॉकिंग नॉब रहता है, आपने सबने देखा रहेगा, एक लॉकिंग नॉब रहता है ब्लैक कलर का। जितना टेप हम लोग बाहर खींचते हैं उसको अगर आप प्रेस कर देते तो लॉक हो जाता है और इमीडिएटली वहीं पे रुकने के बाद हम जो है उसके अंदर के रीडिंग प्रॉपर कर सकते हैं। तो टेप हैंडल करना भी एक स्किल सेट है, क्योंकि कस्टमर के सामने अगर हम लोग जाते हैं, हमारे हाथ से टेप गिर जाता है, हम रीड नहीं कर सकते हैं, उसको लॉक नहीं कर सकते, तो बहुत अलग इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर आ जाता है। उसको लगता है कि इनको ये प्रोफेशनल नहीं है, उसको खुद को पता नहीं कि कैसे करना है नहीं करना है। तो टूल्स हैंडलिंग भी काफी इम्पोर्टेंट चीज अपने इसमें है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से हाउ टू हैंडल द टेप ये समझ में आया है और कौन से टाइप का ये करना है। इसमें आगे वाला जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स अभी मार्केट में अवेलेबल, उसके बारे में बोलूंगा। लेकिन अभी जो बताया इसमें किसी को कुछ क्वेरी है क्या रिगार्डिंग द टेप एंड अंडरस्टैंडिंग? नो, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। अभी जो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल है, जैसे बॉश कंपनी है, लाइका कंपनी है, एशियन और बाकी कंपनी ने खुद का भी एक टूल बनाया है, मतलब वो मार्केट उन दूसरे ही कंपनी का है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने स्टैंप लगा कि एशियन का टेप है। इस टाइप की टेप अभी मार्केट में अवेलेबल है। 4,500 रुपए से लेके शुरू होता है तो 1,70,000 तक अलग अलग टाइप की डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। हर एक का जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ते जाता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो उसका मेन पर्पज ये रहता है, वो एरिया निकालना है, स्क्वायर फीट में निकालना है या स्क्वायर मीटर में निकालना है होता है। सिंपल करने का उसके पास उस टूल के साथ में पूरा मैनुअल आता है। सिंपल 3-4 बटन उसमें के अंदर रहते हैं, एक बटन दबाएंगे तो लेजर उसके अंदर रहता है, वो लेजर बीम जो है सामने वाले चीज के ऊपर हिट होता है, हिट होने के बाद वो रिबॉन्ड आता है। अगर मैं एक जगह पे बैठा हूँ और मुझे एक सामने वाला डिस्टेंस काउंट करना है मेरे हाथ से लेके उस डिस्टेंस तक, तो उसके ऊपर वाला जो बटन है मैं अगर प्रेस करता हूँ तो लाल रंग का एक जो है बीम वहां पे चला जाता है, उसको उस एरिया को हिट करता है और रिबॉन्स आके वापिस उसी यूनिट में आके हिट करता है। मतलब वो जाता है, समझो अगर मेरे सामने वाला डिस्टेंस है 5 फीट, तो यहाँ से जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो वो बीम चला जाता है, हिट करता है 5 फीट, वापस आता है 5 फीट, तो टोटल वो बीम रन करता है 10 फीट, लेकिन रीडिंग दिखाता है 5 फीट का। दैट मीन्स एक्चुअल डिस्टेंस बताता है। तो इस टाइप का ये बेसिक उसका टेक्निक है, जिससे कि जनरली कस्टमर इतनी डिटेल में नहीं जाता है, लेकिन एज फार एज द एंटरप्रेन्योर हमको ये मालूम होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ये बेसिक फंडा है और इससे हम लोग इसका रीडिंग उसी के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमको दिखता है कि ये डिस्टेंस कितना है। उसी के ऊपर सेटिंग भी रहते हैं, जैसे उसमें रहता है कि आपको माप किस में लेना है, फीट में लेना रहेगा तो वहां पे हमको सेटिंग में जाके फीट फीड करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको मीटर में चाहिए तो आपको उसके सेटिंग में जाके मीटर बोलना पड़ता है। उसमें कई सारे जो है प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, हाउ टू हैंडल द टूल्स। जैसे मैंने बोला कि मेजरमेंट टेप आपको किस तरीके से हैंडल करना है, वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी काफी केयरफुली हैंडल करने पड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है, वो रीडिंग कहाँ से लेगा, अगर वो डिवाइस है तो वो डिवाइस ऐसा अगर विड्थ में देखेंगे तो एक 6 इंच का 8 इंच का चौड़ा रहता है और उसके एक कोने से आपको जो है बीम चला जाता है, तो रीडिंग कहाँ से करता है, तो उसके ऊपर वो भी सेटिंग रहता है, तो वहां से भी रीडिंग करेगा या फिर जहां से उसका बेस है वहां से भी वो रीडिंग करेगा। तो हमको वो क्लियर होना चाहिए कि हम डायमेंशंस कहाँ से ले रहे हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर आपने डायमेंशन लेना शुरू किया, पूरा बेस से पूरा सब डायमेंशन आप ले रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट मोड है आपका सामने से, तो हर डायमेंशन आपको 8-8 इंच कम आएगा, हाइट में भी कम आएगा, हर चीज जो है 8-8 इंच का कम आएगा या 6-6 इंच का कम आएगा।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपको यूज करना है तो उसका मैनुअल पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट है। जब तक आप मैनुअल पढ़ते नहीं है, घर में आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज टू नहीं होते, तब तक आपको उसको कस्टमर के सामने लेके जाना नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो है वो काफी क्यूरियस रहता है और उसी में चला जाता है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और अगर हम उसको ठीक से अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उसको लगता है कि ये बेकार की चीज ही लेके आया है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि गो विथ कन्वेंशनल टेप, जिसमें हम लोग रीड कर सकते हैं, आप भी रीड कर सकते हैं, सामने वाला बंदा भी रीड कर सकता है और उसको हम लोग समझा सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डिजिटल डिवाइस पे चले जाइए और उसको यूज करना ये कर लीजिए। उसको हैंडल भी काफी अच्छी तरह से करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गिर जाता है, उसका डिस्प्ले खराब हो जाता है, कॉर्नर टूट जाता है, पानी चला जाता है, तो भी कई सारी दिक्कत रहती है। उसको कैलिब्रेशन करना पड़ता है, सर्विसिंग करना पड़ता है। जैसे अगर बड़े बड़े अगर डिवाइस हम लोग लेते हैं 1.5 लाख के ऊपर वाले या 2 लाख के ऊपर वाले, तो उसका सर्विसिंग, एनुअल सर्विसिंग का ही कॉस्ट लगभग 35,000 रुपीज रहता है। सिविल में जो अपने बाकी के लोग हैं उनको मालूम रहेगा, हम लोग कंस्ट्रक्शन के लाइन आउट्स करते हैं तो थियोडोलाइट या डंपी लेवल इस टाइप के डिवाइस वहां पे यूज करते हैं। टोटल स्टेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब एक ही लाइन में पूरा का पूरा हम लोग डायमेंशंस लेते हैं, सब कॉलम के सेंटर एक ही लाइन में आने चाहिए, तो इस टाइप के ये डिवाइस रहते हैं, उसी इक्विवेलेंट रहते हैं। जनरली इसमें ज्यादा कंपनियां जो है वो जर्मन और इटालियन कंपनियां हैं इस मेजरमेंट के टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में और सेल्स एंड सर्विस के बारे में। ये बाहर की कंपनियां इसके लिए इनका रेट ज्यादा है, इंडियन वाले कंपनियों का रेट कम है, लेकिन जनरली लोग ब्रांड के ऊपर चले जाते हैं तो ये वही वाला टूल्स यूज करते हैं। तो इस दोनों चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो इसके बारे में और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सर तुमच्या मते कुठल्या कंपनीचं जे मेजरमेंट डिवाइस आहे ते म्हणजे बरेच चांगलं आहे म्हणजे? ओके संतोष जी, आपने जो सवाल पूछा है काफी अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐसी जो कंपनियां हैं वो कंपनियों के टेप मार्केट में आते ही नहीं है, और जो नॉन अप्रूव्ड कंपनियां हैं वही कंपनियों के टेप मार्केट में अवेलेबल है। अभी नॉन अप्रूव्ड कंपनी में अगर आप देखेंगे तो जापान का एक कंपनी है ताजिमा नाम का, ताजिमा। ओके, तो ये जो कंपनी है ये काफी गुड क्वालिटी, क्योंकि जापान की कंपनी तो नेचुरली वो उसका ब्लेड का जो थिकनेस रहता है, जिसके ऊपर जो वर्डिंग रहता है, वो काफी एक्यूरेट लेवल पे रहता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसा ही ब्रांड लेना चाहिए जो आप इजीली रीड कर सकते हैं, उसको हैंडल करने में आपको तकलीफ नहीं रहेगी और उसको यूज करते टाइम आपको कट भी नहीं होगा। मतलब जब आप यूज करते हैं और तो बाहर आता है, जब आप उसको छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग एक्शन से वो सडनली अंदर आ जाता है, तो व्हाइल ऑपरेटिंग वो आपको इंजुरी न कर सके। तो मार्केट में कई सारे ब्रांड है, लेकिन आपको जो सुटेबल वाला ब्रांड रहेगा वही वाला आपको लेना है। तो ऐसा प्रिसाइज मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अगर करना है तो ताजिमा कंपनी का आप ले सकते हैं। वीके एक बोल की कंपनी है, बाद में आरएम बोल की कंपनी है जिसका ब्लू हेड रहता है बॉक्स के ऊपर, तो वो वाला भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी डुप्लीकेशन आता है। मतलब आप जाते हैं जब खोलते तो आपको लगता है इमीडिएटली वो पत्रा ऐसा हिल हिल रहा है, मतलब जैसे उसको बाहर निकालेंगे वो ब्लेड जो है जिसके ऊपर डायमेंशन रहता है वो हिलता रहता है, वो हिलना नहीं चाहिए, वो स्टिफ होना चाहिए। तो कई सारे चीज जो है वो आपको देख ही लेना चाहिए, अदरवाइज आपको जो है हाथ और उंगली कट सकती है। ठीक है, और किसको कुछ पूछना है? आणि सर ॲक्युरेसी वाईज जर तुम्ही जे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट म्हणले आत्ता, तर त्यामध्ये तुमच्या मते कुठलं म्हणजे प्रिफर कराल तुम्ही? देखिए, अभी संतोष जी आपने अच्छा सवाल पूछा है। मार्केट में बॉश कंपनी का काफी मार्केट शेयर है, बॉश कंपनी का, जिसमें D50, D70, D100, D150, 1110। डी बोलो तो उनका कोड जो है उसका डिवाइस का एक बोलने का उसका मॉडल का नाम है। तो D30, D50 से लेके आपके पास डिवाइस आते हैं, यूजर फ्रेंडली है। दूसरा जो कंपनी है वो लाइका बोल के कंपनी, LEICA लाइका कंपनी है। इन दोनों कंपनियों की डिवाइसेस ज्यादा यूजर फ्रेंडली और ज्यादा कंफर्ट हमको ये करते हैं, क्योंकि हमारे जो है बेसिक डायमेंशंस थे। बाकी कंपनियों की भी अच्छे है, लेकिन उसमें ज्यादा इनपुट दिया हुआ है
और जब हम लोग बटन एक बार यूज करते हैं और दोबारा प्रेस करते हैं तो फिर दूसरे मोड में चला जाता है, जो अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये काफी सेंसिटिव रहता है। इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप बेसिक मॉडल ले लो, बॉश का D50 का या फिर लाइका का 300 का आप ले सकते हैं। सर ये बेसिक मॉडल का रेंज कितना होता है सर? ठीक है, देखिए बॉश कंपनी का जो है वो 6,500 से शुरू होता है, और उसमें अच्छा उनका जो रोबस्ट मॉडल है वो 22,500 का आता है। अगर वो आपको लेना रहेगा तो बॉश के डायरेक्ट डीलर से आप ले सकते हैं, या फिर आपने देखा रहेगा पुणे में कंस्ट्रो एग्जीबिशंस या इंटीरियर के एग्जीबिशंस रहते हैं कई सारे, तो उनका स्टॉल वहां पे रहता है, वहां पे लगभग 30% डिस्काउंट पे वो आ जाते हैं। तो वो उस वक्त अगर आप लेते हैं तो काफी अच्छा सर्विस भी मिलता है और डिस्काउंट भी आपको मिलता है। लेकिन आप लोकल डीलर से लेंगे तो उतना डिस्काउंट नहीं मिलता है। अमेजोन वगैरह वहां से ले लेंगे तो उसमें तो जो टिपिकल डिस्काउंट रहता है वही आपको मिल जाएगा सर। और सर मेजरिंग रेंज? मेजरिंग रेंज जो है ना उसी के ऊपर लिखा रहता है। जैसे D50 है, D50 मीन्स क्या कि 50 मीटर तक वो लेते हैं। 50 मीटर मीन्स लगभग 155 फीट। तो अगर आप देखते हैं कि आपको अगर पेंटिंग करना है तो जनरली अपना 155 फीट इतना लंबा वाला कोई अपने पास डायमेंशन नहीं रहता है। अगर आपको घर का पेंट करने का तो सब घर जो है 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 20 25 फीट के रहते हैं। बड़े बंगलोज वगैरह रहेंगे, कंपाउंड वाल रहेंगी तो 100 फीट तक जाती है, और 10 माले की बिल्डिंग रहेगी तो 110 फीट जाती है, 120 फीट जाती है पार्किंग पकड़ के। तो 155 फीट लंबा डिस्टेंस लेने वाला ले सकता है। वो आप बेसिक मॉडल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा लंबा वाला लेके कुछ मतलब नहीं। बहुत सारे जो जब आप इंक्वायरी करते हैं तो बहुत सारे जो डीलर्स है आपके पीछे पड़ते हैं कि ये छोटा वाला क्यों ले रहे हैं, आप एडवांस ले लो। लेकिन एडवांस की उतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमको बेसिक डायमेंशन लेना रहता है, और जितना यूज है उतना ही हम लोग लेंगे। ऐसा है मेरा रिकमेंडेशन, तो वही रहेगा कि जो अभी इनिशियल लेवल पे वही लेना चाहिए जो हमको जरूरत है। थैंक यू सर। ओके ग्रेट। और किसी को कुछ पूछना है मेजरमेंट डिवाइस और हाउ टू हैंडल द मेजरमेंट टेप? ओके, किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए संतोष जी, कुछ बोलना चाहते थे? नहीं सर, नहीं नहीं, थैंक यू सर। ओके फाइन। देखिए अभी मैं वापस आता हूँ उसी क्वेश्चन के ऊपर कि ये तो अभी मेजरमेंट का मालूम हो गया। अभी फिर भी मेरा सवाल वही है और मैं वही पे कंफ्यूज हूँ कि हमको मेजरमेंट क्यों करना है और कैसे करना है और क्यों करना है, क्या जरूरत क्या है, ये कब लेना जरूरी है? कपिल जी आपको क्या लगता है ये कब लेना चाहिए मेजरमेंट? सर काम पूर्ण झाल्यानंतर किंवा काम चालू करण्याआधी काही गोष्टींची मेजरमेंट घ्यावी लागतात। ओके ओके फाइन। कपिल जी का कहना ऐसा है कि एक तो काम कंप्लीट होने के बाद या फिर काम चालू करने के पहले, मतलब दो स्टेज में उन्होंने बोला है। और किसी का अलग ओपिनियन है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए जैसे मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री में गया था, जैसे दादा पर दादा का हमने बात किया था कि हम लोग उस टाइम वो लेके आते थे, डब्बा लेके आते थे, पानी मिलाते थे, पेंट करते थे, बाकी का सफाई कर देते थे, काम खत्म हो गया। इतना सिंपल ये सब चल रहा था। और अभी हम लोग ये मेजरमेंट के चक्कर में जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि अभी सिस्टम जो है काफी बढ़ गया है। पुराने जमाने में 3 टाइप के पेंट थे, आपको मालूम रहेगा। घर के अंदर जो है ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर हम लोग करते थे, या फिर उसको ड्राई डिस्टेम्पर कहते थे, और थोड़ा सा एडवांस ये है ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर हम लोग घर में यूज करते थे। बाहर में पेंट लगता था पूरा का पूरा, आप देखेंगे तो सीमेंट पेंट लगता था, जिसको हम लोग पेंट होने के बाद पानी मारते थे। था ऑयल पेंट जो कि डोर्स को और विंडोज को लगता था। मतलब 15-20 साल 25 साल पहले जो ट्रेडिशन था वो 3 ही पेंट में हो गया था। एक तो ऑयल पेंट, दूसरा इंटरनल पेंट, तीसरा जो है एक्सटीरियर सीमेंट पेंट। ओके, तो इतना सिंपल कैलकुलेशन था। इसके लिए उसका गणित तैयार करना भी काफी सिंपल था। लोग भी उतने अवेयरनेस नहीं थे कि क्या है क्या नहीं। वो जस्ट थोड़ा बहुत शेड देख लेते थे और कुछ नया दिखना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए, उस हिसाब से लोग 25 साल 50 साल 25 साल 30 साल पहले काम करते थे। लेकिन अभी का स्टेज जो है टोटली डिफरेंट हुआ है। जनरेशन इतना बदल गया है, उसी के हिसाब से टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई है।
टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन क्या हुआ है, जैसे आपको मालूम रहेगा इंटरनल पेंट में, अभी सबको मैं पूछूंगा कि इंटरनल पेंट के जो जो कुछ नाम आपने सुने हैं वो आपको मुझे बताने हैं। जैसे मैंने बोला कि ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर, ये मैंने एक नाम बताया जो कि इंटरनल में लगने वाला है। तो अभी आपको मुझे बताना है, जैसे कि कपिल जी को बताना है कि और कौन सा वर्ड आपको मालूम है जो अंदर के पेंट में लगता है। जैसे लस्टर एक दूसरा वर्ड मैंने बताया, तो और कोई वर्ड है जो आपको मालूम है कि जो इंटरनल के लिए यूज होता है, या और किसको मालूम है? निखिल जी आपको मालूम है? ऑयल सर बॉन्ड प्राइमर। प्राइमर एक हो गया, करेक्ट। और लक्झरी एमल्शन सर। लग्जरी इमल्शन, करेक्ट। और सैटिन कुछ सुना है आपने? सैटिन पेंट, इनेमल पेंट, इनेमल। इनेमल सैटिन, इनेमल, इनेमल आपने सुना है। रॉयल ऐसा कुछ नाम सुना है आपने? रॉयल, से रॉयल सर, यस सर। वेलवेट, वेलवेट टच आपने सुना है? आपने सुना रहेगा ना कुछ वर्ड ऐसे सुने रहेंगे कि घर के अंदर पेंट करने हैं तो ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर है, सैटिन पेंट है, यस सर। क्लस्टर पेंट है, रॉयल पेंट है, टेक्सचर आपने सुना रहेगा, टेक्सचर पेंट ऐसा कुछ तो वर्ड सुना रहेगा, करेक्ट। तो ये इतने सारे पेंट्स इंटरनल में आ गए। अभी एक्सटर्नल के बारे में बताइए कि एक्सटर्नल में आपको कौन से प्रोडक्ट के बारे में, कौन से भी नाम बताएंगे तो भी चलेगा। तो मैं थोड़ा सा गेस लगाऊंगा कि आपने बिजनेस ये चुना है तो उसके बारे में आपका सर्वे भी चल रहा है। तो बाहर के पेंट के बारे में बताइए, कौन से भी ब्रांड का नाम बताइए। एपेक्स अल्टीमा, अपेक्स अल्टीमा एक हो गया, वेदर शील्ड, सर नेरोलैक एक्सेल। नेरोलैक एक्सेल, करेक्ट। नेरोलैक सुरक्षा प्लस नेरोलैक सुरक्षा। सुरक्षा प्लस सुरक्षा, ग्रेट। इकोनॉमी में एस आता है या तो वॉल मास्टर। यस, एस और वॉलमास्टर है, करेक्ट। काफी अच्छा बोला आपने। सर अजून एक त्यांचा येतो अपेक्स अल्टिमा ड्युरा लाईफ। अपेक्स अल्टीमा ड्युरा लाइफ, करेक्ट करेक्ट। आणि नेरोलॅक मध्ये तो त्यांचा नेरोलॅकचा एक्सेल टोटल येतो, एक्सेल मायका मार्बल येतो। माइका मार्बल जो है तो टॉपला येतो, एक्सेल टोटल जो आहे तो थोडासा खाली येतो, करेक्ट। यस सर। ग्रेट, काय हरकत नाही। संतोष जी तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती, बाकीच्यांनाही बऱ्यापैकी माहिती आहे। मेरा, आपने जो सब वर्ड यूज किए हैं उस ब्रांड के वर्ड है। मतलब अगर आप देखेंगे, सुरक्षा देखेंगे तो सुरक्षा एक कंपनी का एक ब्रांड है, सुरक्षा प्लस उसका ब्रांड है। अपेक्स एक कंपनी का ब्रांड है, अपेक्स अल्टीमा उसी कंपनी का ब्रांड है। वेदर शील्ड आपने एक बोला, वो एक उसका ब्रांड है। तो जैसे जैसे आप एस बोला आपने, वॉल मस्टा बोला, बराबर, तो ये सब जो है वो उस कंपनी के ब्रांड है। लेकिन ये जो नाम आए हैं वो उस नाम के पीछे कुछ ना कुछ तो है। तो ये क्या है? वो उसका कुछ तो क्वालिटी पैरामीटर्स रहेगा ना, आपको मालूम क्या क्वालिटी पैरामीटर्स येस रहेगा? सर। त्यांच्या प्रॉपर्टी त्यांची क्वालिटी म्हणजे आता नेरोलॅक एक्सेल जर म्हणत तो वॉटर डिफेंडर कलर, वॉटर डिफेंडर आहे, म्हणजे गुड गुड वॉटर पिकअप बॅरियर असतो तो, की ते पाणी त्याच्यावर थांबत नाही। ओके ओके। दुसरी म्हणजे त्यात एक्सेल मायका मार्बल येतो किंवा रेनगार्ड येतो, तो हिटगार्ड टेक्नॉलॉजी असते, ते 5 ते 8 सेंटीमीटर आपले सेल्सिअसमध्ये तापमान ते कमी करतं ह्याच्यामध्ये। अच्छा, ओके काही ओके। गुड डस्ट पिकअप असतात। गुड डस्ट पिकअप म्हणजे धूळ वगैरे साचून देत नाही पेंटवरती, ती हवा लागली किंवा काय झालं ती धूळ उडून जाते, असे प्लास्टिक करेक्ट, पेंट असतात ते। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, संतोष जी ने अपने साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। जो 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 इन्फॉर्मेशन मालूम है उन्होंने शेयर की है। शायद आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन जो है, मराठी में जिसको तोंडपाठ बोलते हैं, तो आपके मुंह पे इमीडिएटली वो आनी चाहिए और हर एक ब्रांड की डिटेल में मालूम होना चाहिए। अभी हर एक ब्रांड के डिटेल में हम लोग जाएंगे तो काफी सारा टाइम जाएगा और मेजरमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग पीछे रह सकते हैं। लेकिन ये मेजरमेंट का जरूरत क्या है, इस टॉपिक में वापिस आता हूँ। जैसे इंटरनल में कुछ एरिया में हम लोग ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर लगाते हैं, कुछ एरिया में हम लस्टर पेंट लगाते हैं, कुछ एरिया में हम लोग सैटिन लगाते हैं, कुछ एरिया में वॉल को भी ऑयल पेंट लगाते हैं वॉशेबल, और कुछ एरिया में हम डोर्स विंडो को ऑयल पेंट लगाते हैं। मतलब अभी पहले ऐसा था कि हर जगह पे एक ही पेंट लगा दो, एक ही ब्रांड का एक ही पेंट सर थ्रू आउट लगा दो। लेकिन अभी चॉइस बदल गई है, उसका यूज बदल गया है, उसका इफेक्टिवनेस बदल गया है, कलर थीम लोगों के इसमें आई है, अवेयरनेस इतना बढ़ गया है, और ये गूगल बाबा जो चीज है वो हर एक के फिंगर टिप पे आई है। ये गूगल बाबा को सब लोग जो है इमीडिएटली टिक करते हैं, क्लिक करते हैं और उनको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो मतलब 25 साल पहले कस्टमर का अवेयरनेस इतना नहीं था, वो लमसम आके बोलता था कि भैया 30,000 का काम है, हमारा बजट 30,000 है, तुम कर दो 5,000 डिस्काउंट करके।
लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपका हर एक चीज जो है परखा जाता है, कहाँ पे क्या लगाना है, क्या कैसे दिखने वाला है, ये पूरा का पूरा गूगल पे भी अवेलेबल है। कंपनी ने कई सारे मार्केटिंग किए हुए हैं और कंपटीशन भी काफी तगड़ा हो चुका है। तो इस केस में अपने को अगर मार्केट में रहना है तो हमको हमारा होमवर्क कंप्लीट होना जरूरी है। और वो जो होमवर्क है जिसको हम मेजरमेंट का स्टडी हम बोलते हैं, वो होना जरूरी है। क्योंकि ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर का रेट मालूम है अलग है, ऑयल पेंट का अलग है, लस्टर का अलग है। अगर ओबीडी का रेट समझो 10 रुपए है तो लस्टर का रेट 12 रुपए या 11.5 रुपए नहीं है। लस्टर का रेट 30-35 रुपए है या उससे भी ज्यादा होता है। रॉयल इमल्शन या टेक्सचर पेंट जो है वो अगर टॉप क्वालिटी रहता है तो लगभग 50 रुपए स्क्वायर फुट से भी आगे चला जाता है। मतलब एक ही सरफेस को अगर हमको डेकोरेट करना है तो 10 रुपए वाले प्रोडक्ट में भी हम लोग कर सकते हैं, 35 रुपए वाले प्रोडक्ट पर स्क्वायर फुट से भी कर सकते हैं, 50 रुपए से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको एरिया मालूम होना बहुत जरूरी है। गॉट द पॉइंट? तो अगर हमको एरिया ही मालूम नहीं रहेगा और कस्टमर की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड आने लगे तो हम लोग वो जो प्रोडक्ट है, वो जो कस्टमर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लमसम पे हम लोग फाइनल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उससे काफी सारा नुकसान और गलत एजम्पशन से हम लोग वो साइट लॉस हमको आ सकता है। तो ये लॉस नहीं आना चाहिए। अपने खुद के सेल्फ स्टडी के लिए, जैसे किसी ने बताया था अभी मुझे कि सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए, बजट के लिए होना चाहिए। और अगर हमको मालूम रहेगा कि इसको इतना खर्चा आता है तो फिर सामने वाले के साथ हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं और वहां तक ही हम उसको निगोशिएट करके क्लोज कर सकते हैं। उससे नीचे करेंगे मतलब अपने प्रॉफिट में नुकसान है। व्हाट द पॉइंट? तो ये पॉइंट किसको समझा नहीं है कि क्यों जरूरी है मेजरमेंट, और किसको इसमें कुछ क्वेरी है? ओके, किसी को कुछ क्वेरी नहीं है। अभी हम लोग जाते हैं मेजरमेंट टेक्निक्स सीखने के लिए। तो मेजरमेंट हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कौन से स्ट्रक्चर को हमको मेजरमेंट करना पड़ता है? जैसे कि हम लोग 1 BHK फ्लैट को कर सकते हैं क्योंकि उसको पेंट होता है। और किसको कर सकते हैं? 2 BHK, देन 3 BHK। उसके आगे कौन सा स्ट्रक्चर आएगा बताइए एक एक। सर डुप्लेक्सेस आ सकते हैं सर, बंगलोज आ सकते हैं। बंगलो आ सकते हैं। और क्या आएगा? सर मोठमोठे कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट्स आएंगे, मतलब 3 माले की बिल्डिंग भी आएगी, 10 माले की बिल्डिंग आएगी। उससे आगे और किसको हम लोग पेंट करने वाले? हाई राइज टावर, हाई राइज टावर, मल्टी से लोड़ा बेलमेंटो या अभी जो मिशन में 25 माले से भी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग रहती है। और सर पीईबी स्ट्रक्चर, वाटर टैंक्स। सर पीईबी स्ट्रक्चर, हाँ सर, पीईबी स्ट्रक्चर, ब्रिज, रोड। करेक्ट। म्हणजे त्यांना आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणतो, पब्लिक साठी असलेलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्याला पण आपल्याला पेंट करावं लागतं। हा चांगला मुद्दा घेतलेला आहे। अजून कशाला करावं लागेल आपल्याला? सर इंडस्ट्रियल शेड्स असतात मोठमोठे, इंडस्ट्रियल म्हणजे MIDC मधले वेगवेगळ्या कंपन्यांचे जे शेड आहेत ते आपल्याला करावं लागतील। अजून विचार करा कशाला, कारण कुठल्याही प्रकारचं काम तुम्हाला येऊ शकतंय। तर हे आपलं फ्लोर पेंटिंग आपल्या ह्याच्यामध्ये येतं सर? फ्लोर पेंटिंग पण येतं आपल्याकडे। सर ग्रिल, रेलिंग, त्यानंतर रेलिंग, मोबाईल टॉवर सारखे स्ट्रक्चर। ग्रेट। फॅब्रिकेटेड सगळे स्ट्रक्चर जे कदाचित मोठमोठ्या क्रेन्स असतील किंवा टॉवर्स असतील किंवा कुठल्याही प्रकारचे मोठे मोठे शेड्स असतील जे ओपन टू नेचर असतील, अशा प्रकारचे। तर तुम्हाला मॉल वगैरेला पण पेंट करायला कधीतरी चान्स मिळू शकतो। मॉल ज्या किंवा थिएटर्स तुम्ही बघितलं असाल तर थिएटरला सुद्धा पेंट करावं लागतं, बरोबर की नाही? कमर्शियल मॉल, थिएटर्स म्हणजे थोडक्यात काय की जगामध्ये ज्या ज्या गोष्टी माणसाने स्वतःच्या कन्व्हिनियन्स करता बांधलेल्या आहेत ह्या प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला पेंट करावं लागणार आहे, आतमध्ये सुद्धा आणि बाहेर सुद्धा। आलं लक्ष सगळ्यांच्या? म्हणजे नुसतंच फ्लॅट पेंट करणं किंवा डुप्लेक्स पेंट करणं, बंगलो पेंट करणं, रो हाऊस करणे, बिल्डिंग पेंट करणे, हा इथपर्यंत मर्यादित हा आपला विषय नसून हा विषय प्रचंड मोठा आहे। आणि आपल्याला जगातल्या
ज्या ज्या ठिकाणी माणूस वास्तव्यात आहे त्याच्या आजूबाजूला त्याला कलर कॉम्बिनेशन लागणार आहे, ते कुठल्याही फॅशन मध्ये लागू शकतं आणि त्या त्या ठिकाणी आपल्याला पेंट करायचा आहे. मग हा जर प्रत्येक ठिकाणी जर पेंट करायचा असेल तर नॅचरली आपल्याला प्रॉडक्ट बद्दल माहिती पाहिजे, त्याच्या ऍप्लिकेशन बद्दल माहिती पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्याचा एरिया आपल्याला काढता आला पाहिजे, कारण त्यावरच आपलं गणित फायनान्शियल डिपेंड आहे. ओके, इथपर्यंत क्लिअर झालं. थोडक्यात एक्सटिरियर जर पेंट करायचं म्हणलं तर ही स्ट्रक्चर फक्त बाहेरून आपण पेंट करणार आहोत. म्हणजे एवढ्या प्रकारच्या ठिकाणी तुम्हाला मेजरमेंटची गरज असणार आहे. मग सगळ्यात जास्त आपल्याला मेजरमेंट कुठल्या गोष्टींचं घ्यावं लागेल? म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे आपण जे काही बिझनेस करतो त्याच्यामध्ये आपण काही स्ट्रॅटेजीज ठरवल्या असतात की पहिल्यांदा आपण फ्लॅट पेंट करूया, डुप्लेक्स पेंट करूया, रो हाऊस पेंट करूया, बंगलो पेंट करूया आणि मग आपण पुढे पुढे जाऊया. किंवा काही लोकांचं पहिलाच ठरलेला असतो. अच्छा सॉरी, आपके ऋषभ जी आप समझ रहे हैं या थोड़ा सा मिस मराठी से? नहीं चलेगा सर, मराठी वैसे समझता है, थोड़ा सा कभी कभार थोड़ा समझते हैं। डीप होता हाँ, है तभी हाँ, प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए कैसा रहता है, ये जो टोटल सिस्टम है हर जगह पे हमको पेंट करना है और इस पेंट के लिए हमको बेसिक नॉलेज जरूरी है, कहाँ कहाँ पे पेंट लगने वाला है। तो हम लोग बिजनेस कहाँ से शुरू करते हैं? डायरेक्टली हम लोग एकदम बड़ा कुछ पेंट करने के लिए नहीं जाते हैं। हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं छोटे छोटे चीजों से और उसके हिसाब से फिर अपना एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद हम बड़ी बड़ी चीजें लेना शुरू कर देते हैं, ज्वाइंट वेंचर करते हैं, अलग लोगों को हम लोग बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या फिर लॉन्ग टर्म लेवल पे पार्टनर्स बनाते हैं। तो पहले तो पार्टनर कब बनेगा दूसरा बंदा अपने से? जब तक अपने को खुद को कुछ नहीं आता है। हम खुद उसको प्रूव नहीं कर सकते कि हम लोग, मेरे साथ तुम आएगा तो मैं प्रॉफिट कमाने वाला बंदा हो और मेरे पास इतना सारा नॉलेज है और ये इतना चीज मैं कर सकता हूँ। तो मेजरमेंट अगर हमको शुरू करना है तो हम लोग शुरू करेंगे बेसिक लेवल से, जैसे कि फ्लैट। तो मेरे ख्याल से सब लोग आप जो है पुणे या सराउंडिंग पुणे या बाहर जहां भी कहाँ भी आप रहते हैं, 1 BHK 2 BHK 3 BHK इसी फ्लैट या फिर घर में आप रहने वाले रहेंगे सब लोग। तो हम लोग, हमारा जो पहला वाला जो एक्सरसाइज है वो हमारा खुद का घर पेंटिंग करने का अपना एक्सरसाइज है। तो खुद का घर हम लोग खुद पेंट करेंगे क्या? अभी तो हम लोग पेंट करेंगे लेकिन इमेजिनेशन में हम लोग पेंट करेंगे। गॉट द पॉइंट? हम लोग खुद पेंट नहीं करेंगे, हम लोग इमेजिनेशन में करेंगे। तो बिजनेस का पहला उसूल ऐसा है कि उसको इमेजिनेशन पावर आनी चाहिए। तो इमेजिनेशन पावर कैसे आएगी? तो हर एक के घर में, जैसे वो घर में एंट्री करता है तो उसका हॉल रहता है, उसके आगे में उसका एक छोटा किचन रहता है, किचन को लग के कॉमन बाथरूम टॉयलेट रहता है, उसके बाद में एक बेडरूम रहता है। 2 BHK का फ्लैट रहेगा तो और एक मास्टर बेडरूम रहता है, 3 BHK का रहे तो और एक बेडरूम रहता है। किसी के लोगों को बेडरूम को बालकनी रहती है, किसी के हॉल को बालकनी रहते हो। मेरे ख्याल से इतने इस चीज के लिए सब एग्री रहेंगे। अगर ये चीज सबके पास रहेंगी तो हम लोग एक फ्लैट का मेजरमेंट का बेसिक टेक्निक शुरू करेंगे। तो अगर है तो आप सब लोग अनम्यूट करके हाँ बोलिए कि ये सब मालूम है आपको कि स्टैंडर्ड टेक्निकल घर कैसा रहता है। ओके, यस यस सर। यस सर, यस, ओके, ग्रेट। यस सर। ओके रघुराज जी, थैंक यू। तो अभी आपका जो खुद का घर है उसका हमको मेजरमेंट लेना है और आपके सामने एक कस्टमर रहेगा, जैसे आपके घर में कोई सीनियर बंदा रहेगा, आपके पिताजी, बड़े ब्रदर या बड़ी सिस्टर या माताजी, वो जो कुछ रहेगा वो आपके कस्टमर है, वो क्लाइंट है और आप एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है और आपको वो लाइव उसका मेजरमेंट करना है और उसका कैलकुलेशन करके उसको बजट देना है। तो ये अपना एक्सरसाइज रहेगा आज का, या फिर कल शाम तक अपना दूसरा सेशन होता है तब तक का। तो ये मेजरमेंट कैसा लेना है? तो नेचुरली हर एक के घर में जैसे आप सेफ्टी डोर खोलने के बाद नॉक करते हैं, फिर कोई घर से अंदर से दरवाजा खोलता है और घर के अंदर आप एंट्री करते हैं तो आपका हॉल रहता है। तो हॉल को क्या रहती है जनरली? 4 दीवारें और एक सीलिंग रहता है। इसके लिए तो सब रेडी है, 4 दीवार एक सीलिंग। यस सर। ओके, तो हर एक के घर को एक सीलिंग है, 4 दीवारें है। हमको मेजरमेंट लेना मीन्स क्या करना है कि आपको कल मॉर्निंग में हर एक को 20 फुट वाला, कम से कम 20 फुट लंबाई वाला मार्केट से टेप परचेज करना है और उस टेप को, जैसे मैंने बोला कि प्रॉपरली हैंडल करना है, राइट हैंड में पकड़ना है, 2 हाथ से उसको खींचना है, देन सेफ्टी का जो लॉकिंग नॉब है वो लॉक यूज करना है और उसका जो है डायमेंशंस लेना है। तो डायमेंशंस लेना मीन्स हमको पेंट कहाँ पे लगाना है? वॉल को और सीलिंग को। फ्लोरिंग को लगाने वाले हैं क्या हम लोग? नहीं लगाने वाले। ओके, मीन्स हमको क्लियर होना चाहिए हमको पेंट कहाँ पे लगाना है। तो पेंट कहाँ पे? पहले तो हम लोग सीलिंग को पेंट लगाएंगे। तो अगर सीलिंग का मेजरमेंट हमको लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या डायमेंशंस लेना पड़ेगा?
एक हॉल का लेंथ लेना पड़ेगा और एक हॉल का विड्थ लेना पड़ेगा। ये मेजरमेंट आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसमें किसको कुछ दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर, वेरी इजी है। लंबाई चौड़ा ले लिया। अगर हम लोग उसका टिपिकल ये नंबरिंग करते हैं कि आपका एक फ्लैट जो है वो लेंथ में है 10 फीट और दूसरा उसका डायमेंशन है 12 फीट, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट मीन्स 120 स्क्वायर फीट हो गया आपका हॉल का सीलिंग एरिया। यहां तक सबको समझ में आया? इजी। यस सर। ओके। अभी हॉल को 4 दीवार है। ओके, तो एक वॉल जो है उसका लेंथ नेचुरली, सीलिंग का लेंथ अगर 10 फीट आता है तो वॉल का भी लेंथ 10 फीट ही रहेगा। दूसरा जो डायमेंशन है वो 12 फीट है, तो वॉल का डायमेंशन भी 12 फीट रहेगा। और हमको लेना है उस वॉल का सीलिंग से लेके नीचे के फ्लोर तक का हाइट। तो लेकिन फ्लोर तक कहाँ तक लेना है? फ्लोर का अपना जो टाइल रहता है उसके साइड में 3 इंच का या 4 इंच का स्कर्टिंग रहता है, वो 4 इंच छोड़ के आपको हाइट लेना है। तो आपको चारों दीवार का डायमेंशन लिखना है। तो हमको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है वॉल 1 दैट इज डोर साइड वॉल, वॉल 2 दैट इज फ्रंट वॉल, वॉल 3 दैट इज राइट साइड वॉल एंड वॉल 3 दैट मीन्स बैक साइड वॉल। तो 4 वॉल को हमको 4 नाम देने हैं। आप उसको वॉल 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, डोर वॉल, विंडो वॉल, ओपनिंग वॉल, किचन साइड वॉल, बाथरूम साइड वॉल, कुछ भी बोल सकते हैं। वॉट एवर द कन्वीनियंट वर्ड यू कैन नोट डाउन, लेकिन हर एक वॉल का डायमेंशन आपको लिखना है। दैट मीन्स 10 फीट बाय हाइट अगर उसका रहेगा 10 फीट, तो एक वॉल हो गया 10 फीट बाय 10 फीट, सामने वॉल वाला वॉल हो गया 12 फीट बाय 10 फीट, अगेन और एक साइड का हो गया 10 फीट बाय 10, इधर का हो गया 12 फीट बाय 10 फीट। तो यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया? यस और नो बोलिए फटाफट। यस सर। यस सर। अगर आणि सर कट्टा वगैरे असेल तर त्याचं पण राहील. ग्रेट। तो कपिल जी ने हमको बोला है कि वहां पे किचन जनरली टाइल्स रहते हैं, विंडो एक रहेगी शायद वहां पे, और किचन का प्लेटफॉर्म रहेगा। जिस प्लेटफॉर्म के पीछे भी टाइल अगर रहता है तो उस टाइल के ऊपर पेंट नहीं होगा, तो वो अपने को माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको क्लियर हो गया कि हॉल में कम डिडक्शन है लेकिन किचन में ज्यादा डिडक्शन है, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी है, विंडो भी है, टाइल्स भी है, और भी कई सारी चीज रह सकते हैं कि जिसके ऊपर पेंट नहीं होने वाला है। ओके, तो किचन का आप मेजरमेंट ले सकते हैं, सीलिंग का और चारों वॉल का। मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाँ, ओके। अच्छा, ये टाइम अपना हुआ है 8:15। तो मुझे सर को पूछना है कि सर अपना टाइम शेड्यूल कितने बजे तक है गाड़े सर? अजून आहेत 15-20 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. ठीक है, ग्रेट। तो मैं एक टॉपिक कर देता हूँ जो कि जिससे हम इंटरनल मेजरमेंट का पार्ट खत्म हो जाएगा आज, और वो होमवर्क में दे दूंगा। तो 15-20 मिनट में है। तो पहला अपना हॉल क्लियर हुआ है, दूसरा हमारा किचन अभी क्लियर हुआ है, कॉमन पैसेज सेम है। बाथरूम में हम आपको क्या क्या डायमेंशंस लेना है अभी आपको बोलना है। विवेक जी आप बोलिए कि बाथरूम में क्या क्या डायमेंशंस लेने पड़ेंगे। सर बाथरूम मध्ये वन सिलिंग हाँ हाँ 1 2 3 हाँ हाँ 3 आर देअर. तीन हाँ हाँ वॉल्स असणार. हाँ त्याच्यातून मायनस एकतर विंडोचा मायनस होणार आणि डोर मायनस होणार सर त्याच्यामध्ये. विंडो आणि डोर्स। हो, आणि टाइल्स पण असतात बाथरूम मध्ये, दॅट विल ते पण मायनस होणार सर त्याच्यामध्ये. ग्रेट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है विवेक जी को एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि हम लोग अगर बाथरूम में जाते हैं तो हमको क्या क्या दिखता है। तो सीलिंग दिखता है, ऊपर वाला एक पट्टा दिखता है जहाँ पे पेंट होने वाला है, और बाकी का ऐसा एरिया दिखता है जहाँ पे पेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा जो एरिया टाइल से कवर्ड रहता है, क्योंकि वहाँ पे वॉशिंग होता है, बाथिंग होता है। इसके लिए मतलब पेंटेबल एरिया हमारा सीलिंग और उससे रिलेटेड 4 वॉल जो है ऊपर वाले पट्टे रहते हैं। अभी वहां से हम लोग जाएंगे बेडरूम में। अभी बेडरूम में मुझे निखिल जी आपको बताना है कि बेडरूम में आपको सीलिंग का डायमेंशन आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। देऊ शकतो ना सर. हाँ, तो सीलिंग का डायमेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कैसे लेंगे?
सिलिंगच्या साठी काय लांबी रुंदी घ्यायची? बस एकदम सिंपल, लेंथ और विड्थ लिया, लेंथ या चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई ले लिया तो आपका हो गया सीलिंग। अभी रघुनाथ जी बताइए, सीलिंग तो अपना पेंट हो गया बेडरूम का, हाँ सर। तो अगर आपको डायमेंशन लेना है तो चारों वॉल का डायमेंशन आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते बेडरूम के? घेऊ शकतो, पण बऱ्याचदा सर त्यात वॉर्डरोब, ड्रेसिंग रूम असं बरंच साहित्य असतं त्यामध्ये. ग्रेट। तो अभी जो है, अगर इस चारों वॉल का डायमेंशंस लेना है तो हर एक वॉल का आप अलग अलग डायमेंशंस लेंगे या पूरा एक घुमा के एक साथ लेंगे? आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा? सेपरेट सेपरेट सर चांगलं राहील, कारण त्यात वॉर्डरोब आणि फर्निचर हे डिडक्शनसाठी बरेच असतात. बरेचदा विंडो त्याला लागून असते, त्यामुळे तसे बेडरूम मध्ये पण मेजरमेंट्स कमी येतं सर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इस बात के ऊपर सब लोग एग्री रहेंगे, क्योंकि बेडरूम में जो है बेड रहता है, बेड के बैक में कुछ डिजाइन रहता है, हर एक बेडरूम में एक ड्रेसिंग टेबल रहता है जो वॉल को फिक्स किया रहता है, उसी बेडरूम को एक विंडो भी रहती है, मास्टर बेडरूम रहेगा तो एक टॉयलेट का दरवाजा रहता है, खुद का एक दरवाजा रहता है, कम से कम एक या दो वार्डरोब रहते हैं जो कई बार फिक्स रहते हैं, और कुछ फर्नीचर एक्टिविटी या ऐसा रहता है कि जिसमें डिडक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उस एरिया को पेंट नहीं लगने वाला है। तो मतलब अभी बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि अगर एक बेडरूम का लेने का है या दो बेडरूम का लेने का है या चार बेडरूम का लेने का है, आपको तो कंसेप्ट एक ही है, आपको बस मेजरमेंट करना है अलग अलग। तो ये मेजरमेंट टेक्निक आपको लेने में किसी को दिक्कत आने का, किसी को कुछ क्वेरी है क्या कि नहीं नहीं हम लोग मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, रीड ही नहीं कर सकते और हमको एज्यूम ही नहीं होगा, और ऐसा किसी को कुछ क्वेरी है क्या? सर मेजरमेंट करू शकतो, पण इन द केस पॅरल ज्या आपल्या पॅरल ज्या वॉल असतात, उदाहरणार्थ जसं की तुम्ही म्हणले की बाबा समोर समोरच्या ज्या वॉल आहेत हॉलची हाँ झाली, हाँ आता हाँ काही ठिकाणी असं आढळून येतं की बाबा हे दरवाजाला एंट्री केल्या समोर एक मोठं ग्रिल असतं हाँ गॅलरीत जायला. तर त्या हाँ टायमाला आपण जे समोर पॅरल ज्या काउंट करतो आपण जे मेजरमेंट, तर त्यातनं बरोबर। एकदम आपण मायनस करू शकतो. हे पण चालेल का प्रत्येक टायमाला प्रत्येक भिंतीचं असं माप मगाशी सरांनी कोणीतरी सांगितलं की प्रत्येक वॉलचं तुम्ही माप घेऊन आपण त्यातनं मायनस केलं होतं, तसं पण चालू शकतं ना? हाँ, एक्चुअली संतोष जी आपका एकदम राइट ये है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एजम्पशन का जो और इमेजिनेशन का जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है आपके सब लोगों के लिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आप आपका नंबर ऑफ मेजरमेंट जो राइटिंग है वो आप कम कर सकते हैं, लेकिन एज एट इनिशियल लेवल पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हर एक वॉल आप अलग अलग लेके जाइए। मतलब जैसे एक वॉल लेंगे उसके ऊपर एक खिड़की है, उसको माइनस कर दीजिए, उसके साइड पे पट्टे ऐड कर दीजिए। दूसरा वॉल है जहाँ पे डोर ओपनिंग है, तीसरा वॉल है जिसके ऊपर ग्रिल है, चौथा वॉल है जिसके ऊपर खाली एक छोटा सा पट्टा है, पांचवा वॉल है जिसके ऊपर कई सारे टाइल्स लगा हुआ है, छठवा वॉल है जिसके ऊपर किचन प्लेटफॉर्म किया हुआ है। तो अगर आप वॉल टू वॉल जाएंगे तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये डायमेंशन इतना ही है, बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जब आप जैसे ही इसका एक्सपीरियंस करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ डायमेंशन हमको रिपीट लिखने पड़ रहे हैं। तो उस केस में आप मल्टीप्लाई कर सकते कि सामने सामने वाला वॉल इक्वल रहता है लंबाई में भी और हाइट में भी, तो दो बार क्यों लिखने का? तो वॉल नंबर 1 एंड 3 आर इक्वल, वॉल नंबर 1, 2 एंड 4 आर इक्वल। लेकिन ये कब आता है? जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो। एट इनिशियल स्टेज आपको अलग अलग चीज लिखना है, क्योंकि जैसे अभी रघुनाथ जी से मेरा बात हुआ, वो बोले कि हर एक वॉल हम लोग अलग अलग ले रहे हैं, क्योंकि बेड जो रहेगा, बेडरूम का पीछे वाला एरिया रहेगा, वहां पे शायद कस्टमर टेक्सचर बोलेगा, या फिर उसका बेड के सामने वाला एक डेड वॉल है उसको वो शायद टेक्सचर बोलेगा, या कुछ अलग थीम बोलेगा, या फिर कलर कॉन्ट्रास्ट बोलेगा। उस केस में हर एक वॉल का एरिया अपने पास अगर अलग रहता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन या रेट डालना अपने लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो फ्लैट खाली है, एम्प्टी है, नया कंस्ट्रक्शन है, कोई वहां पे रहने वाला नहीं है, कोई भी फर्नीचर नहीं हुआ है, तो फिर ये अपना आप जो है वो सामने सामने वाला वॉल इक्वल, इधर वाला वॉल दो इक्वल, इस टाइप का सिस्टम आप कर सकते। लेकिन उसमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना जरूरी है। अगर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाइड बाय 2 करना अगर आप भूल जाते हैं तो क्वांटिटी पूरा फ्लैट का आधा मिल जाएगा आपको। तो कुछ जगह पे हम जो है थोड़ा सा शॉर्टकट अवॉइड करते हैं इनिशियल लेवल पे। तो और किसका कुछ क्वेरी है इसके बारे में? ओके सर, थँक्यू. ग्रेट ग्रेट, नो प्रॉब्लम। अभी आपका जो एक्सरसाइज है कल के लिए, इंटरनल फ्लैट का खुद का मेजरमेंट आपको सबको लेके उसका एक फोटो इमेज बनाना है।
जितने रूम रहेंगे उतने आपके पेजेस रहेंगे। मतलब हॉल रहेगा तो हॉल का एक पेज रहेगा जिसके ऊपर आपको सीलिंग लिखना है, चारे वॉल्स लिखना है, बाद में डिडक्शन लिखना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। और हॉल का एरिया 1 हो गया, पैसेज का एरिया 2 हो गया, किचन का एरिया 3 हो गया, बाथरूम का एरिया 4 हो गया, एक बेडरूम रहेगा तो 5वां आ गया, 2 बेडरूम रहेगा तो और एक एरिया आ गया, 2 बाथरूम रहेगा तो और एक एरिया आ जाएगा। और इस तरीके से आपको पूरा डायमेंशंस घर में लेना है। और वो डायमेंशन लेते टाइम टेप आपको खुद पकड़ना है। आपके घर में जो कुछ आपके रिलेटिव रहेंगे उनको आपको हाथ में सपोर्ट के लिए लेना नहीं है। टेप आपको होल्ड करना आना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। टेप को आपको रिस्पेक्ट करना है। टेप को आपको पाँव खड़ा करके उसके ऊपर पाँव रखना है, या फिर अपना जो ये रहता है घुटना रहता है उससे दबा के रखना है, या फिर शूज उसके ऊपर रखे फिर कुछ उसका ऊपर नीचे करना है। ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, उसको रिस्पेक्ट करना है, अदरवाइज वो हाथ को काटने वाला है। क्योंकि अगर वो प्रॉपरली यूज नहीं होता तो कटने वाला है। तो घर के किसी भी मेंबर का सपोर्ट लेना नहीं है, बिल्कुल शाय होना नहीं है। और आपके खुद के घर का इंटरनल का एक फ्लैट का मेजरमेंट मुझे करके चाहिए। जो चीज मैंने बताई नहीं है वो आपको करनी है। हर एक फ्लैट का सीलिंग का एरिया मुझे अलग चाहिए, और सब वॉल का एरिया अलग चाहिए, सब डोर्स का एरिया अलग चाहिए, और सब ग्रिल का एरिया मुझे अलग चाहिए। तो ये आपका कल सब लोगों का एक्सरसाइज है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आपके घर का आपको खुद को मेजरमेंट करना है, किसी को साथ में लेना नहीं है। सीलिंग का एरिया सबका कंबाइन होकर एक ही एरिया आना चाहिए, लास्ट एक ही फिगर आना चाहिए टोटल करके। वॉल के एरिया की टोटल अलग आनी चाहिए। वुडन सरफेस जिसके ऊपर लकड़ी है वो वाला सरफेस का ऑयल पेंट का एरिया अलग आना चाहिए। और जो मेटल सरफेस है जिसको हम ग्रिल बोलते हैं, या आयरन पीस जो बोलते हैं, सेफ्टी डोर बोलते हैं, रेलिंग बोलते हैं, उसका एरिया आपका अलग आना चाहिए। ये सब पूरा इंटरनल है। सभी डिडक्शंस आपको करने हैं और उसका कैलकुलेशन आपको करके यहाँ पे देना है। ओके, इसमें किसी को दिक्कत है या कंफ्यूजन है? क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज खुद के फ्लैट का नहीं आया तो फिर दूसरे फ्लैट का काफी मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक ये सब आपको समझ चुके हैं आप लोग। सर फॉर एक्झाम्पल आपण जर हॉलचं मेजरमेंट घेतलं बरोबर, तर तिथेच आपल्याला मेन्शन करायचं आहे का की फॉर एक्झाम्पल विंडो किती आहे, डोर किती आहे? येस, एकाच पानावर तुम्हाला मेन्शन करायचंय। पहिली लाईन येईल तुमची हॉल सिलिंग असा शब्द येईल, आणि मग Okay. तुमची लांबी गुणिले रुंदी से 10 फीट इंटू 12 फीट दॅट इज इक्वल टू 120 फीट. ओके, मल्टिप्लिकेशन झालं. त्याच्या खाली एक सोडायची वॉल 1 लेंथ हाईट, आणि त्याच वॉलवर 4 वॉल घ्यायच्या, म्हणजे लगेच वॉल 1 2 3 4 त्याची मारायची, म्हणजे टोटल झाली संपूर्ण वॉलचा एरिया. त्याच्याच खाली इमिजिएटली वॉल 1 वर जर तुमची विंडो असेल तर ती लगेच मायनस करून टाकायची. त्याच्याच खाली वॉल 2 वर अजून एखादी विंडो असेल तर ती मायनस करायची. वॉल 3 तुम्ही समजा पॅसेज मध्ये एंट्री करणार आहात तर ते ओपनिंग तुम्हाला मायनस करायचंय. आणि शेवटी ज्या दरवाज्यातून तुम्ही हॉलमध्ये एंट्री करता बाहेरून, तो दरवाजा पण तुम्हाला वजा करायचा आहे. म्हणजे एकाच पानावर सिलिंग असेल, 4 भिंती असतील, आणि त्याच्याच खाली इमिजिएटली तुमचे सगळे डिडक्शन्स असतील. आणि डिडक्शन केल्यानंतर जो एरिया उरतो तो तुमचा हॉल प्युअरली पेंटेबल एरिया असेल. ओके सर, कळलं. थँक्यू. गॉट द पॉइंट. ठीक आहे ऋषभ जी. सर तुम्ही जसं सांगितलं की एका हॉलला एक पेज, एका पेजवर एक हॉलचं, नंतर किचन, नंतर बेडरूम, बाथरूम. त्यानंतर जसं तुम्ही सांगितलं की आता हॉलचं वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3, वॉल 4 आणि सिलिंग, हे प्रत्येकाचं सेप, आणि शेवटी लास्ट जाऊन टोटल एरिया, सिलिंग एरिया, डोर एरिया, वॉल एरिया आणि वुडन एरिया. करेक्ट. येस सर. सिलिंग एरिया 120 स्क्वेअर फूट, किचनचा सिलिंग एरिया 80 स्क्वेअर फूट, बाथरूमचा एरिया. येस सर. अशा सगळ्यांची टोटल एका खाली एक माड आहे म्हणायची. म्हणजे तुम्हाला येस सर. की तुम्हाला ती एक प्रॅक्टिस लागत स्वतःला की येस मी जे काय लिहितोय हे कशाचं लिहितोय आणि का लिहितोय. तो येस सर. मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज टू ऑल ऑफ यू. आप जो है समझ के लीजिए. अगर कुछ दिक्कत आता है तो वहां पे नोट कीजिए कि यहाँ पे मेरा ये स्टेटस है, और फिर अपने पास डिजिटल मीडिया है, जहां पे आपको दिक्कत आती है उसका फोटो निकालिए. और जब अपना कल का सेशन शुरू होगा तो इनिशियल लेवल पे हम सबका क्वेरीज क्लियर करेंगे कि ये डायमेंशन के लिए हमको दिक्कत है, कैसे लेना हमको समझा ही नहीं है. तो वही प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम जो है एट अ टाइम अपने 10 लोगों को क्लियर हो जाएगा. ओके, तो ये कल जैसे अपना सेशन शुरू होगा तो सबकी एरिया आपको इमीडिएट फटाफट मुझे एक्सप्लेन करने हैं, उसका फोटो शेयर करना है, और उसके अंदर जो दिक्कत है 1 to 1 में पूछूंगा, और वहां अपना
इंटरनल मेजरमेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम लोग इमीडिएटली एक्सटर्नल के लिए जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट येस सर। एक्सरसाइज आहे क्लियर? हाँ सर सर किचनला लागून ड्राय बाल्कनी असते, ऑल्सो दॅट वी हॅव टू डू इट. नहीं नहीं, आपको जो है फ्लैट के बाहर जाना नहीं है, ड्राई बालकनी Okay. में जाना नहीं है, बेडरूम के बालकनी में भी जाना नहीं है और हॉल के बालकनी में भी जाना नहीं है। बाहर आपको जाना नहीं, खाली अंदर के लिए हम लोग फोकस करने वाले हैं। अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके गॉट इट. ठीक है, गुड, नो प्रॉब्लेम। गाडे सर अवेलेबल आहात का? हा सर बोला. आहे. हा, तर आपलं जे सेशन जे आहे आजचं एक्झरसाइज आपल्या सगळ्या स्टुडंटला कळलेलं आहे. एक्झरसाइज मी दिलेला आहे. उद्या ओके. आपण प्रमाणे 7 वाजता आपण भेटतोय आणि कंटिन्यू करतोय. फक्त ओके. एवढंच राहील की उद्या 1 तासामध्ये माझं 7 ते 8 मध्ये माझं संपूर्ण एक्सटर्नलचा पार्ट संपणार आहे आणि त्यानंतर साधारण एक 10 मिनिटं मी क्वेश्चन आन्सर साठी ठेवणार आहे. तर कदाचित आपलं सेशन एक 10-15 मिनिटं वाढेल. तर ते फक्त तुम्ही प्रणव सरांकडनं अप्रूव्हल घेऊन ठेवा, कारण मला या मुलांच्या क्वेरीज एकदम हे नाही त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. 1-15 मिनिटं वाढले तरी चालेल. काय हरकत नाही ना. ग्रेट, काय काही नाही. हो. चालेल. आजचं सेशन आपण थांबवतोय. थँक्यू ऑल पार्टिसिपंट्स. ओके, जसं एक मला बोलायचं सर, लिव्ह झाले तरी 1 मिनिट मला सर्वांशी बोलायचं होतं सर. लिव्ह झाले तरी चालेल. मी लिव्ह होतो याच्यात. हा, ओके ओके. बरं, मला माझी सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे कळकळीची, कारण की आपण सगळेच जेव्हा कामात आपल्या बिझनेसमध्ये हवं, सगळे वेळ लागतो यायला किंवा जॉईन व्हायला. मी आता ग्रुपवरती एक मेसेज टाकलाय, प्लीज काही जरी टेक्निकल अडचण झाली, कारण की वेळेत ते सॉफ्टवेअरला सगळं सिस्टीम अपलोड केलेले असतात, त्यामुळे ते वेळेत जॉईन व्हायला लागतं. इन केस 5-10 मिनिटं जरी उशीर झाला तर जो नंबर दिलेला ऑफिसर त्याच्यावरती प्रत्येकाने